दोस्तों स्वागत है आपका फिर से प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ में। तो आज हम लोग 8 जुलाई 2023 के प्रीलिम्स एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे और देखेंगे। आप लोगों से जो हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। पहला है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है, यह विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इंजीनियरिंग संस्थाओं को रैंकिंग देता है लेकिन विधि विश्वविद्यालयों को नहीं। तो ये ऑप्शन पहला आपका जो है गलत है, क्योंकि प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं, ये 2015 में तो लॉन्च किया गया लेकिन मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा। और दूसरा ऑप्शन, लेकिन यह विधि विश्वविद्यालयों को रैंकिंग नहीं देता, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो दोनों गलत हैं, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव के बारे में कथन दिया गया है। एक अंतर सरकारी संगठन है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एक अंतर सरकारी संगठन है, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा दिया गया है, व्यावसायिक संगठनों को उनकी परियोजना के ESG निहितार्थों की जिम्मेदारी लेने में मदद करता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा दिया गया है, यह सभी के समझने योग्य रिपोर्ट बनाने के लिए एक सामान्य भाषा प्रदान करता है, ये भी गलत है। तो इसमें से आपका केवल एक ऑप्शन सही है। तो इसमें विकल्प जो आपका दिया गया केवल ए में ऐसा है कि आपका केवल एक, तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के विधि आयोग के संबंध में विचार करना है। विधि आयोग यह पहली बार 1952 में गठित किया गया था। तब इसे नियमित रूप से कानून से संबंधित विभिन्न अध्ययन और कानूनी सुधारों की सिफारिशें करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। और दूसरा ऑप्शन है, विधि आयोग का प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें अपडेट करते रहना, यानी समय के साथ कानूनी सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र की पहचान करना और समाज की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए कानून का प्रस्ताव करना। दूसरा है, विधि आयोग की सिफारिशें और रिपोर्ट महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं लेकिन सलाहकार प्रकृति की हैं। तो इसमें से विचार करना है आपको, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह पहली बार 1952 में गठित किया गया, जिस तब से इसे नियमित रूप से, ऐसा पहला ऑप्शन आपका गलत। अब दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, विधि आयोग का प्राथमिक उद्देश्य, ये उद्देश्य है कि विधि आयोग का प्राथमिक उद्देश्य है कि जो प्रेजेंट टाइम कानून है उनकी समीक्षा करना तथा उन्हें समय के साथ बदलते रहना और जिस क्षेत्र में लगे कि इन्हें कानूनी सुधार की ज़रूरत है उनकी पहचान करना तथा वहाँ पर नए कानून को प्रस्ताव करना है। ये ऑप्शन आपका दो सही है। तीसरा, विधि आयोग की सिफारिशें और रिपोर्ट महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं लेकिन सलाहकार प्रकृति की हैं, ये सही है, क्योंकि विधि आयोग आपको सलाह देता है और ये रिपोर्ट इनकी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहाँ कानून व्यवस्था कैसी है इसकी समीक्षा भी करता है, कहाँ क्या कानून चाहिए इसका भी प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये केवल सलाह देता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो आपके ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? आपका ऑप्शन है 2 सही है और ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है आपका। तो केवल एक, पहला ऑप्शन ए दिया गया केवल एक, दूसरा दिया गया आपका 2 और 3, और तीसरा है 1, 2 और 3। तो हमने देखा 2 और 3 ऑप्शन सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में हमें जो कथन दिए गए इन पर विचार करना है। न्याय विकास पोर्टल जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन मंच है। यानी जो विकास पोर्टल है, ये जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के केंद्र की तरफ से योजनाओं को क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बनाया गया ऑनलाइन मंच है। और दूसरा है, यह हितधारकों को वित्त पोषण, दस्तावेजीकरण, परियोजना और निगरानी अनुमोदन से संबंधित जानकारी पहुंचाने की अनुमति नहीं प्रदान करता या नहीं देता। तो ये ऑप्शन दूसरा आपका गलत है और पहला भी गलत है।
आपका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ना तो 1 ना तो 2, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विचार करना है mRNA आधारित वैक्सीन के संदर्भ में, इस पर विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है mRNA आधारित टीके हमारी कोशिकाओं को यह सिखाने के लिए mRNA का उपयोग करते हैं कि ऐसी प्रोटीन को कैसे बनाया जाए और जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। यानी कि mRNA के जो टीके हैं, हमारे mRNA के जो टीके हैं वो क्या करते हैं कि ऐसी प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो शरीर के अंदर प्रतिरक्षा के लिए ट्रिगर का कार्य करती है। उसके बाद दूसरा है RNA टीकों का तेज़ी से, सस्ता और अधिक मानकीकृत तरीके से उत्पादन किया जा सकता है, जो प्रकोपों के प्रति जवाबदेही में सुधार करता है। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि mRNA ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो शरीर प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्रणाली में महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी है कि इसका उत्पादन किया जा सकता है जो प्रकोपों के प्रति जवाबदेही है। तो दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो हम विकल्प में देखेंगे जिसमें दोनों ऑप्शन सही दिखा रहा हो। तो पहला विकल्प हमारा क्या है, केवल 1, दूसरा है केवल 2, सी है 1 और 2। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। सी ऑप्शन हमारा सही है, केवल 1 और 2, दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इस हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के संबंध में विचार करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है AMR स्वाभाविक रूप से यानी एंटी माइक्रोबियल स्वाभाविक रूप से समय के साथ होता है, आमतौर पर अनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से। यानी कि AMR जो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध है ये स्वाभाविक रूप से समय के साथ होता है, आमतौर पर कब, अनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से। और दूसरा है उनके अनुकूल जेनेटिक मेकअप के कारण दक्षिणी एशियाई लोगों के लिए एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक घातक नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है WHO ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए रेड लाइन अभियान शुरू किया है। तो हमारा इसमें से जो पहला कोई आंसर दिया गया केवल 1, AMR स्वाभाविक रूप से समय के साथ होता है और आमतौर पर अनुवांशिक परिवर्तनों के माध्यम से होता है, ये ऑप्शन आपका सही है। और दूसरा दक्षिणी एशियाई लोगों के लिए एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध घातक नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। और तीसरा है WHO ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए रेड लाइन अभियान शुरू किया है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका जो सही है वो ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो हम देखेंगे ऑप्शन ए किस विकल्प में दे रहा है कि ऑप्शन ए सही है। तो इस हिसाब से हमने देखा ऑप्शन ए केवल हमें ए विकल्प में मिल रहा है, किसमें, ए में मिल रहा है केवल 1। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा वन धन विकास योजना के संदर्भ में। वन धन विकास योजना दिया गया है, यह जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करना चाहता है। जो वन धन विकास योजना है ये जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार, और इसमें महुआ, फूल, शहद, के पत्ते जैसे लघु वन उत्पाद शामिल हैं। यानी कि वन धन योजना जो है ये आदिवासियों यानी जनजातियों के आय में सुधार के लिए है। और दूसरा ऑप्शन है यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। जो आपकी वन धन विकास योजना है यह पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो 7 ऑप्शन आपका जो है, जो पहला दिया गया है कि यह जनजातीय उत्पादों के मूल्यवर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह किसके माध्यम से है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो केवल 2 ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हमें मिल रहा है बी ऑप्शन हमारा सही है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
नारो वायरस के संबंध में कथन देखने हैं हमें। यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है, जिससे गंभीर उल्टी और दस्त होता है। यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा, यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है, जिससे गंभीर उल्टी और दस्त होता है। दूसरा है, यह वायरस कई सामान्य हैंड सैनिटाइजर से जीवित रह सकता है। और सी ऑप्शन हमारा है, यह वायरस कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम नहीं है और इसलिए गर्मी के दौरान प्रकोप अधिक आम होता है। और डी ऑप्शन है, इस बीमारी के इलाज के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ए ऑप्शन आपका गलत है, डी। और पहला ऑप्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी का कारण बनता है, ये भी ऑप्शन गलत है। और दूसरा है, यह वायरस कई सामान्य हैंड सैनिटाइजर से जीवित रह सकता है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जब कोरोना मर गया सैनिटाइजर से, तो ये सब क्या है, तो आपका ए भी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यह कम तापमान में जीवित रहने में सक्षम नहीं है। और डी ऑप्शन भी आपका गलत है, तो आपका सही आंसर क्या है, सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही एंटी सबमरीन टारपीडो वरुणास्त्र टारपीडो जो है एंटी सबमरीन टारपीडो वरुणास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है। कथन पर विचार करना है। यह परिष्कृत नेविगेशनल सिस्टम से भरपूर है, जो बहाव को कम करता है, जिससे यह पानी के नीचे एक सटीक पाठ्यक्रम बनाए रखने की अनुमति देता है। और दूसरा ऑप्शन है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के तहत विकसित किया गया और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, पहला ऑप्शन आपका सही है। तो केवल एक किस में दिया गया है हमारा, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में हमारा केवल एक, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन सही है और बी हमारा गलत है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का पहला आयोजन 7 जून 2019 को खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय विषय के साथ हुआ। दूसरा है, कथन 2, खाद्य जनित रोगों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपके जो कथन हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और दूसरा ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या, एक की सही व्याख्या 2 नहीं करता, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों कथन तो आपके सही हैं कि खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून आयोजन 2019 खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय के विषय के साथ हुआ था। और ये भी सही है कि खाद्य जनित रोगों की रोकथाम, पहचान, प्रबंधन को बढ़ावा देना, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है कि यानी इससे इसका कोई संबंध नहीं जाता है डायरेक्टली। तो आज के क्वेश्चंस ख़त्म हुए दोस्तों। इस हिसाब से आपका जो सही आंसर था, ये ऑप्शन था, आपका आंसर बता रहे हैं बी ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए 10 ही क्वेश्चन थे, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू दोस्तों।